हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है मैटर के बारे में, वहीं से स्टार्ट करते हैं। और ये टॉपिक, इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम क्वेश्चन, हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर एक या दो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पदार्थ यानी कि मैटर। पदार्थ की प्रकृति क्या होती है, यानी कि उसके गुण क्या होते हैं पदार्थ के। किसी पदार्थ को जिन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है उसका गुण कहलाता है। जैसे हमारे पास कोई भी चीज़ है, वो क्या है, सॉलिड है। वो क्या है, सॉलिड है। तो उस चीज़ का, उस वस्तु का वह गुण है कि वह क्या है, सॉलिड है। तो इसी प्रकार से हम कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ को हम दो प्रकार से क्या कर सकते हैं, दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन से गुण होंगे वो एक तो है भौतिक गुण। कौन सा गुण है, भौतिक गुण। ठीक है, कौन सा गुण, एक तो भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी। पदार्थ के वह गुण जिन्हें हम अपने ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर पाते हैं उसे क्या कहते हैं, भौतिक गुण कहते हैं। ज्ञानेंद्रियां, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, जिसको हम क्या करते हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों से सूंघ करके, देख करके, टच करके, इस तरीके से हम उनको महसूस कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को। वो गुण होंगे भौतिक गुण। क्या होंगे, भौतिक गुण होंगे। पदार्थ के निम्न भौतिक गुण को इस तरीके से पहचान सकते हैं। नंबर 1, पदार्थ की अवस्था। क्या है, पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था मतलब मैटर की स्टेट कौन सी है। स्टेट ऑफ मैटर भी एग्जिस्ट करती है, वो है फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि कोई भी चीज़ सॉलिड है यानी कि ठोस है, लिक्विड है यानी द्रव, और गैस मतलब गैसीय स्टेट में, यानी कि कोई भी स्टेट है कोई भी मैटर की जो स्टेट एग्जिस्ट करती है, वो उसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, पदार्थ की अवस्था यानी स्टेट ऑफ मैटर पहचानते हैं। निम्न गुण होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। पहली स्टेट तो इसी से पहचान करेंगे। उसके बाद में रंग। क्या, रंग। कुछ पदार्थ रंगहीन होते हैं और जबकि कुछ पदार्थ निश्चित रंग के होते हैं। जैसे ब्रोमीन का रंग क्या होता है, लाल होता है। ब्रोमीन का रंग लाल होता है, आयोडीन का रंग काला होता है। तो इस तरीके से हम उन पहचान सकते हैं कि इस स्टेट कई कलर कौन सा है, ब्रोमीन का कलर कौन सा है, लाल रंग का है, आयोडीन का रंग काला है। इसी प्रकार अब हम गंध के आधार पे यानी कि स्मेल करके, कुछ पदार्थ गंधहीन होते हैं और कुछ पदार्थ निश्चित गंध होती है। जैसे कि लहसुन होते हैं ना, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ठीक है, सड़े हुए अंडे हो गए। तो ये सभी से हम पहचान सकते हैं कि ये क्या, इनके कुछ पदार्थों की हम उनकी स्मेल के आधार पे भी उनको पहचान सकते हैं। जैसे सफ़ेद फास्फोरस का गंध, ठीक है, लहसुन का गंध। मोस्टली सभी के घरों में हमने लहसुन की जो स्मेल है, गंध है, वो पहचान सकते हैं। और इसी तरीके से प्याज की स्मेल को भी पहचान सकते हैं। H2S गैस होती है। H2S गैस में भी स्मेल पता है कैसे आती है, जैसे सड़े हुए अंडे होते हैं ना, उस जैसी स्मेल आती है, वो होते हैं H2S गैस की। यानी हम गैस के आधार पे, रंग के आधार पे और पदार्थ की अवस्था के आधार पे, तीनों प्रकार से। और एक बारी आई घनत्व की। अब घनत्व के आधार पर भी हम पदार्थ को डिफाइन कर सकते हैं। घनत्व पे, जैसे किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में के द्रव्यमान का क्या है, घनत्व हो गया। अब घनत्व का जो फार्मूला है डेंसिटी, घनत्व को बोलते हैं डेंसिटी। और डेंसिटी क्या है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। क्या है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम के अकॉर्डिंग यानी द्रव्यमान बाय आयतन, उसके हिसाब से कोई भी पदार्थ है, उस निश्चित पदार्थ को हम एक निश्चित आयतन के अंदर जो उसकी और निश्चित उसका जो द्रव्यमान है, उस निश्चित द्रव्यमान और निश्चित आयतन के अकॉर्डिंग हम उसकी क्या निकालते हैं, घनत्व निकालते हैं। और घनत्व का जो एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट क्या है, केजी पर मीटर क्यूब। केजी मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। और सीजीएस सिस्टम में, एक तो ये तो है एसआई सिस्टम और ये है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम मतलब सेंटीमीटर। अब सिस्टम क्या होते हैं, सिस्टम 3 प्रकार से होते हैं। एक तो होता है एमके सिस्टम, एक तो होता है एमके सिस्टम यानी कि मीटर यानी कि लेंथ,
किलोग्राम और सेकंड। इसी तरीके से एक होता है सीजीएस सिस्टम, एक होता है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, जो वेट है कोई भी चीज़ का उसको हम क्या इसमें ग्राम में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। इसी तरीके से एक और भी होता है सिस्टम, वो होता है एफपीएस सिस्टम। क्या होता है? एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में एफ क्या है? फुट, पाउंड और सेकंड। फुट, पाउंड और सेकंड। अब जो है लेंथ है ना, लेंथ को किस में मेजर करते हैं? फुट में मेजर करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से जो सीजीएस सिस्टम में ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। भारी पदार्थ का घनत्व अधिक तथा हल्के पदार्थ का घनत्व कम होता है। यानी कि कोई भी चीज़ हल्की होती है, वेट जिसमें कम होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, और वेट यदि किसी का ज़्यादा है तो क्या होगा? डेंसिटी ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो हम डेंसिटी है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे डिपेंड करती है? मास पे। यानी जब मास ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। क्या होगी? मास ज़्यादा है तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। इसी प्रकार अब किसी पदार्थ को गर्म करने पर घनत्व घटता है। यानी कि कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ को यदि कोई पदार्थ है, उस पदार्थ को यदि हम उस पदार्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, क्या कर देते हैं? टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो उसका जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। डेंसिटी घट जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब। लेकिन जल का जो 4 डिग्री सेल्सियस यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस तथा गर्म करने पर घनत्व बढ़ता है। लेकिन जल के केस में क्या है? यदि टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे है, उसके बाद में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर में उसकी जो डेंसिटी है वो भी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। यानी 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में घटता है, और जल का अधिकतम घनत्व कितना पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। यानी जो वाटर है, H2O है, H2O की जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है? मैक्सिमम होती है। क्या होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम घनत्व माना जाता है जल का। ठीक है। बर्फ़ का घनत्व पानी से घनत्व से कम होता है। अब आपने देखा होगा कि आप सभी के घरों में क्या है? फ्रीज तो मोस्टली मिलेगा। उस फ्रीज में जब आप उसमें से बर्फ़ निकालोगे तो क्या है? यदि इलेक्ट्रिसिटी यानी काफ़ी टाइम से पहले गई हुई है और फ्रीज बंद था, तो उस केस में क्या है? नीचे नीचे पानी होगा, पानी के ऊपर क्या है? बर्फ़ तैर रही है। क्या है? बर्फ़ तैर रही है। ये क्यों तैर रही है? क्योंकि बर्फ़ का जो घनत्व है वो क्या होता है? कम होता है, और पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। ठीक है। अब आई बारी विशिष्ट घनत्व, मतलब स्पेसिफिक डेंसिटी। क्या है? स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होती है? कि कोई भी पदार्थ हो, किसी पदार्थ का घनत्व, कोई भी पदार्थ है, जैसे कोई पदार्थ है, उस पदार्थ का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, जैसे हमारे पास ए कोई भी पदार्थ है, ए क्या है? ए कोई भी पदार्थ है, और ए कोई पदार्थ है, उस पदार्थ ए पदार्थ का जो घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 8 डेंसिटी है। क्या है? डेंसिटी क्या है? 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। क्या है? 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और जैसे मान के चलो, जैसे 4 डिग्री सेल्सियस जल के तापमान पर सबसे अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो मान के चलो, जैसे हमने माना कि 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो जल का घनत्व है वो, और इसका अनुपात, वो जो अनुपात होगा वो क्या होगा? स्पेसिफिक डेंसिटी होगी। यह एक मात्राहीन राशि है। यह क्या है? एक मात्राहीन राशि है। इसका क्या है? स्पेसिफिक घनत्व। किसी पदार्थ का घनत्व, जैसे हमारे पास कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पे जो जल का घनत्व है उसका जब हम रेशियो निकालेंगे वो क्या होगी? स्पेसिफिक डेंसिटी होगी। क्या होगी? स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक क्या होगी? डेंसिटी होगी। अब बारी
कथनवाक की, कथनवाक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, क्या होगी बॉइलिंग पॉइंट, यानी किसी निश्चित ताप के ऊपर, निश्चित ताप पर कोई पदार्थ खोलना शुरू हो जाता है, यानी कि उबलना स्टार्ट हो जाता है कोई निश्चित तापमान के ऊपर। जैसे हमें पता है कि जो वाटर है, पानी है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उबलना स्टार्ट हो जाता है, खोलना स्टार्ट हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ का जैसे हम मान लेते हैं 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कोई पदार्थ उबलना स्टार्ट हो गया, उबलना स्टार्ट हो गया मतलब खोलना स्टार्ट हो गया, तो वो उस पदार्थ का क्या हुआ बॉइलिंग पॉइंट हुआ, क्या हुआ बॉइलिंग पॉइंट हुआ। ठीक है, तो एक निश्चित ताप पर कोई पदार्थ खोलना शुरू हो गया यानी उबलना स्टार्ट हुआ, उस पदार्थ का वह क्या कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट मतलब कथनवाक कहलाएगा। ठीक है, अब जिस न्यूनतम ताप पर किसी तरल पदार्थ का वाष्प होना, यानी कि जब बॉयल स्टार्ट होगा, बॉयल होगा कोई भी पदार्थ, तो उसका क्या हुआ बॉइलिंग पॉइंट से उसके ऊपर वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी उसमें, यानी वेपर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और वायुमंडलीय दाब, उस पॉइंट के ऊपर वायुमंडलीय दाब और क्या होगा वेपर प्रेशर इक्वल होगा। देखो जैसे जल का कथनवाक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है। अशुद्धियाँ मतलब इम्प्योरिटी, अशुद्धियों की उपस्थिति में द्रव का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण, किसके कारण अशुद्धियों के कारण द्रव यानी कि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। वायुमंडलीय दाब कम होने पर, वायुमंडलीय दाब कम होने पर किसी द्रव का कथनवाक घट जाता है। जैसे कि आप कहीं पहाड़ी क्षेत्र में जाओगे और वहाँ ऊंचाई के ऊपर वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा और वहाँ पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस की बजाय कम टेम्परेचर पे, यानी कि कम टेम्परेचर पर भी क्या हो जाएगा बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय भी है, वायुमंडल आता है बनाना, क्या हो जाता है खाना बनाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। द्रव्यमान, अब आएगी बारी मेल्टिंग पॉइंट की, किसकी मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट मतलब पिघलना, मेल्ट मतलब पिघलना या द्रवांक, क्या होता है द्रवांक, यानी किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित टेम्परेचर पर कोई भी पदार्थ या जल में परिवर्तित हो जाता है। कोई भी पदार्थ द्रव में, किसी पदार्थ जैसे कोई निश्चित ताप के ऊपर, कोई निश्चित टेम्परेचर के ऊपर कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कोई चीज़ है सॉलिड है, जैसे सॉलिड है वो सॉलिड क्या हो जाएगा द्रव की अवस्था में आना स्टार्ट हो जाएगा किसी निश्चित टेम्परेचर के ऊपर, वो क्या होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे बर्फ़ का 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या है द्रवनांक है, यानी यदि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बर्फ़ है वो किस में बदलना स्टार्ट हो जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होते ही टेम्परेचर क्या है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग मतलब फ्रीज करना, यानी कि किसी भी लिक्विड पदार्थ को किस में कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में, किसी भी लिक्विड पदार्थ का सॉलिड में कन्वर्ट होना किसी निश्चित टेम्परेचर के ऊपर क्या कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, हिमांक कहलाता है। जैसे किसी निश्चित ताप पर कोई द्रव पदार्थ ठोस में परिवर्तित हो जाता है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं उसको हिमांक कहलाते हैं, उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं। जैसे जल क्या है, जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है, क्या है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आते ही वो क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे आते ही फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। किसी
पेय पदार्थ के द्रव्यांक या हिमांक का मान बराबर हो जाता है। इसमें क्या है, पदार्थ का हिमांक और द्रव्यांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अशुद्धियों की उपस्थिति में किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो क्या है, हिमांक है, फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी कि यहाँ दो केस बनते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस बनने के, जैसे कि एक तो यहाँ था अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण द्रव का जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या हो जाता है, वो तो हो जाता है, बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और यदि अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण पदार्थ का जो द्रव्यांक है, कि द्रव्यांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट वो, और फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है अशुद्धियों के कारण, और मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखो, जैसे इसमें दे रखा है किसी पदार्थ का द्रव्यांक और हिमांक का मान बराबर होता है। अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट और देन द्रव्यांक और हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है। वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर ठोस पदार्थ का द्रव्यमांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बढ़ जाता है। आयतन, जिसका आयतन पिघलने पर बढ़ता है, जैसे मोम है, मोम। अब मोम का क्या है, वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर ऐसे ठोस पदार्थ का द्रव्यमांक घट जाता है, जिसके आयतन पिघलने पर घट जाता है, जैसे बर्फ़, क्या है, बर्फ़ भी क्या है, घट जाती है। भाप आश्वासन यानी स्टीम डिस्टिलाइजेशन मतलब भाप बनना, क्या है, भाप। किसी विधि द्वारा कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है। भाप आश्वासन विधि के द्वारा क्या होगा, भाप आश्वासन विधि, इस विधि में क्या है, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना, कार्बनिक पदार्थ के मिश्रण में, जैसे कार्बनिक कोई भी पदार्थ है उस मिश्रण को शुद्ध किया जाएगा। उस शुद्ध कैसे करेंगे, कोई जैसे जल में घुलनशील है कार्बनिक पदार्थ, कोई भी जल में घुलनशील होता है, जल में कोई चीज़ घुलनशील है कार्बनिक पदार्थ, उसको हम क्या करेंगे, भाप में बनाना स्टार्ट कर देंगे। उसको बॉईल करेंगे, ऐसे बॉईल करेंगे, भाप बनना स्टार्ट होगा। तो उस भाप को हम क्या कर देंगे, उसको अलग निकाल लेंगे। यानी जैसे एसीटोन है, मिथाइल अल्कोहल है, एसीटोन है, ये क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि क्या है, जल में घुलनशील है। इनको हम अलग करते हैं। अलग कैसे करते हैं, कौन सी विधि से करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को जल से कैसे अलग करेंगे, जल में घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को भाप आश्वासन विधि द्वारा अलग करते हैं। अब क्या करेंगे, पदार्थों का वर्गीकरण है वो किस किस के आधार पे है। जो पदार्थों का वर्गीकरण है ना, पदार्थों का वर्गीकरण भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों को 3 अवस्था में बांटा गया है। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड जैसे कोई भी चीज़, जैसे ये सॉलिड चीज़ है, इस सॉलिड के अंदर जो ये पार्टिकल हैं आपस में एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, क्या होते हैं, बिल्कुल नज़दीक होते हैं, और इनमें जो ये पार्टिकल हैं एक दूसरे से टच में होते हैं, उसको, ये है सॉलिड के केस में। इसी प्रकार यदि हमारे पास, यदि ये है लिक्विड, ये लिक्विड कंटेनर है, ये है सॉलिड कंटेनर, अब ये लिक्विड में है, इस कंटेनर में हम क्या भरेंगे, लिक्विड भरेंगे। तो जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े दूर होते हैं, क्या होते हैं, दूर होते हैं, इनकम्पेरिजिबल सॉलिड के केस में। सॉलिड के केस के और लिक्विड के केस में यदि हम कंपैरिजन करेंगे तो लिक्विड में जो पार्टिकल होते हैं वो सॉलिड से के कंपैरिजन में थोड़े से दूर होते हैं आपस में, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम बात करें गैस की, उस कंटेनर में क्या है, गैस है, क्या है, गैस है। तो इस गैस के अंदर जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही दूर होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ही दूर होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं के आधार पे अब हम समझते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन
और आकार दोनों के निश्चित होते हैं। जैसे ये हमारा चीज़ सॉलिड है तो सॉलिड है तो सॉलिड ही रहेगा, ये क्या रहेगा, सॉलिड है तो सॉलिड रहेगा। इसका अपने आप यानी कि इसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाएंगे, कोई एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं करेंगे तो यह क्या, इसका आयतन क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, और आकार भी इसका क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। उसको हम बोलेंगे ठोस। और जैसे फॉर एग्जांपल्स, जैसे इसमें नाम दिया है लकड़ी का, लोहे का, कोयला है, ये क्या है, सॉलिड है। और सॉलिड के केस में मैंने अभी भी बताया है कि इसके जो अवयवी कण होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, वो बहुत ही पास पास होते हैं। इसके कारण वो क्या है, घनत्व अधिक होता है। किसका, जो आयतन होता है, घनत्व होता है, घनत्व यानी कि डेंसिटी होती है, वो क्या है, सॉलिड की ज़्यादा होती है। इसके अवयवी कणों के बीच आकर्षण बल काफ़ी अधिक होता है। सॉलिड होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में, सॉलिड के केस में सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से एक स्ट्रोंग फोर्स के कारण, स्ट्रोंग अट्रैक्टिव फोर्स के कारण, किसके कारण, स्ट्रोंग अट्रैक्टिव फोर्स के कारण एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, इसी कारण वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं। अब बारी आई द्रव की। द्रव यानी लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिसका आयतन, अब जैसे कोई लिक्विड है ये जैसे हमने लिया और इसमें हमने 1 लीटर क्या डाला, 1 लीटर हमने वाटर डाल दिया, क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। अब देखो 1 लीटर वाटर को हमने इस जार में डाला और फिर इसी 1 लीटर को हमने एक बोतल में डाल दिया, या राउंड बॉटम फ्लास्क में डाल दो, या बोतल में डाल दिया, तो इसका आयतन कितना है इस पानी का आयतन सेम रहेगा और इसका भी सेम रहेगा, यानी कि इसमें आयतन तो क्या रहेगा, समान रहेगा। लेकिन लिक्विड यानी कि द्रव के केस में आयतन क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, परंतु आकार है वो अलग अलग हो जाएगा। जैसे दूध है, दही है, दूध है, तेल है, घी है, इनको हम अलग अलग बर्तन में डालेंगे तो अलग अलग बर्तन में डालने से उसका जैसे उसका बर्तन का शेप होगा, जैसे उस कंटेनर का जो शेप होगी उसी शेप में वो अपना शेप बना लेगा, उसी शेप में आ जाएगा वो लिक्विड। यानी कि इसमें क्या है, शेप अलग अलग हो रही है। जैसे बोतल में डाला तो बोतल की जैसी शेप हो गई, जार में डाला जार की जैसी शेप हो गई। तो यहाँ जो आयतन है, आयतन निश्चित रहेगा और जो आकार है वो क्या रहेगा, अनिश्चित रहेगा। अब आई बारी गैस की। गैस क्या है, गैस ऐसे पदार्थ जिनका आयतन क्या है, जिनका आयतन और आकार दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। और मैंने ये भी बताया था जो गैस है, किसी भी कंटेनर में गैस है वो क्या होते हैं, दूर दूर पार्टिकल होते हैं, इनके जो पार्टिकल है वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। तो अब हम बात करेंगे जो इनका आयतन है और आकार अलग अलग कैसे है। तो गैस है, गैस को हम जिस भी कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर के जैसा ही उसका आकार होगा, तो यानी कि आकार भी अनिश्चित हुआ। और अब बारी आई आयतन की। जैसे हमने कोई भी सिलेंडर है, इस सिलेंडर में हमने क्या डाल दी, गैस डाल दी, गैस डाल दी, और उस गैस को हम क्या कर देंगे, हाईली कंप्रेस कर देंगे। हाईली कंप्रेस का मतलब कि उसको, उसके ऊपर अधिक दबाव डालेंगे। अधिक दबाव डालेंगे तो ये जो पार्टिकल हैं वो नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे और वो कौन सी उनकी स्टेट चेंज हो जाएगी, जैसे वो लिक्विड में आ जाएंगे। तो ये देखो अब उसका आयतन चेंज हो जाएगा। पहले उसका आयतन कुछ था और हमने उसके ऊपर प्रेशर डाला, फोर्स डाला, ऊपर से प्रेशर डालने से यानी फोर्स डालने से जैसे उसका क्या हो जाएगा, उसके पार्टिकल नज़दीक नज़दीक हो जाएंगे तो उसका आयतन भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो गैस के स्टेट में, गैस की केस के अंदर आयतन और आकार दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हवा है। इसके अवयवी कणों के अधिक दूरी होने के कारण इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। इसमें अवयवी कणों के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है। नगण्य मतलब ना के बराबर होता है, जिसके कारण इसका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्व। क्या है, पहला है तत्व। और पदार्थ का वह शुद्ध रूप, शुद्धतम रूप होता है तत्व। क्या होता है, शुद्धतम रूप होता है तत्व।
पदार्थ का वह शुद्ध रूप जो एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बना है, एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बना है, उसको क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। जैसे हमारे पास है Au, सोना है। क्या है? सोना है। अब इस सोने के अंदर सभी के पार्टिकल सोने के होंगे तभी ये सोना प्योर होगा। यदि हम इसके अंदर कुछ और डाल दें, जैसे कॉपर डाल दें, टांका डाल दें या और चांदी डाल दें, तो ये क्या हो जाएगा? इम्प्योर हो जाएगा। यानी कि जो प्योर स्टेट होगी वो गोल्ड की, वो क्या होगी? एलिमेंट होंगे। क्या होंगे? एलिमेंट। पदार्थ वह शुद्ध रूप जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे हमारे पास ये ए टाइप का कोई भी एलिमेंट है, ए टाइप का एलिमेंट है, तो ए टाइप के एलिमेंट में सारे के सारे पार्टिकल यानी सभी पार्टिकल्स, ऑल पार्टिकल आर ए टाइप, यानी इसमें एक ही टाइप के सारे पार्टिकल होंगे, वो क्या कहलाएगा? ए एलिमेंट कहलाएगा। इसी तरीके से जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, सोडियम है, तो उनमें क्या है? जो सोडियम का जो एक ये सोडियम का टुकड़ा है, उस सोडियम के अंदर क्या होगा? सारे के सारे पार्टिकल, वो सारे के सारे पार्टिकल्स, वो कण हैं, वो सभी किसके होंगे? सोडियम के ही कण होंगे। उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। इसे और अधिक सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी एलिमेंट होता है, एलिमेंट को और ज़्यादा पदार्थों में अधिक तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब विभाजित नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अनुसार तत्व के प्रत्येक परमाणु का नाभिकीय आवेश समान होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अनुसार, जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक संरचना जैसे हमने ली हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक संरचना देखेंगे, तो हीलियम में जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन और हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? हीलियम का एटॉमिक नंबर है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन्स में क्या होता है? हाइड्रोजन में क्या होता है? हीलियम में क्या है? 2 एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है। 2 एटॉमिक नंबर में सारे के सारे जो पार्टिकल होंगे उसमें क्या होंगे? उनकी संरचना एक जैसी होगी। अब है लेवोजियर के अनुसार इसे 2 भागों में विभाजित किया है, धातु और अधातु। किसको? धातु और अधातु को इसमें अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। जो एलिमेंट है वो एक तो धातु होगी और एक क्या होगी? अधातु होगी, यानी मेटल होगी और एक नॉन मेटल होगी। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल, यानी कि एलिमेंट को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु। अब बारी आई यौगिक की, यानी कि हम रासायनिक आधार पे हम इसको वर्गीकरण कर रहे हैं। इसका वर्गीकरण पहला क्या हुआ? एलिमेंट यानी कि तत्व, दूसरा यौगिक यानी कि कंपाउंड। अब कंपाउंड है, कंपाउंड में हम क्या करेंगे? तत्व के अंदर यानी कि एलिमेंट के अंदर सेम टाइप के एलिमेंट्स थे, सेम टाइप के पार्टिकल्स थे, उसमें हम बोलते थे कि वो एलिमेंट है, वो क्या है? तत्व है। लेकिन यौगिक के केस में 2 या 2 से शुद्ध, वह शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के भारत में विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करके बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक। जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन है, एक है ऑक्सीजन, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। तो हम जैसे हाइड्रोजन्स के 2 एटम लेंगे, हाइड्रोजन के हम 2 एटम लेंगे और ऑक्सीजन का एक एलिमेंट लेंगे, तो क्या बनेगा? वो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? वो H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O बनेगा। इसी तरीके से यानी कि हमने यहाँ एक निश्चित अनुपात लिया है, 2:3। क्या लिया है? 2:3 में उसको मिलाया है, तो हमें क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। इसी तरीके से NaCl है, साल्ट है, तो साल्ट में क्या लेते हैं हम? 1:1 में लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ इन दोनों का रेशियो क्या रहेगा? समान रहेगा, यानी कि निश्चित अनुपात में इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा। इसमें क्या है? इसके बनने में ऊर्जा का परिवर्तन होना ज़रूरी है।
इसको बनने में ऊर्जा का होना जरूरी है, ऊर्जा का परिवर्तन होना जरूरी है। यौगिक के अवयव तत्वों को यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता। जैसे हमने वाटर बना दिया तो उस वाटर के अंदर हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं कर सकते। कौन सी विधि द्वारा? भौतिक विधि द्वारा और यांत्रिक विधि द्वारा। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से या केमिकल मेथड से हम इसको अलग कर सकते हैं। बनने में ऊर्जा का परिवर्तन होना जरूरी है, इसको बनने में ऊर्जा का होना जरूरी है, ऊर्जा का परिवर्तन होना जरूरी है। यौगिक के अवयव तत्वों को यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता। जैसे हमने वाटर बना दिया तो उस वाटर के अंदर हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं कर सकते। कौन सी विधि द्वारा? भौतिक विधि द्वारा और यांत्रिक विधि द्वारा। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से या केमिकल मेथड से हम इसको अलग कर सकते हैं। इसी तरीके से यौगिक के अवयवी तत्व भारत के विचार से निश्चित अनुपात में संयोग करें। इनके गुण अब बारी आई मिश्रण की। मिश्रण क्या है? मिक्सचर वह अशुद्ध पदार्थ जो किन्हीं दो या दो से किसी निश्चित अनुपात में नहीं मिला करके किसी अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं। यानी मिश्रण क्या है? मिक्सचर क्या है? वह अशुद्ध पदार्थ होते हैं और जो हम किसी भी अनुपात में मिला, जैसे किसी भी 2:3 मिला देते हैं, कभी 2:1 में मिला देते हैं, तो वो क्या होता है? इस पदार्थ में हम ये अशुद्ध पदार्थ होते हैं। अशुद्ध पदार्थ जो किन्हीं दो पदार्थों को भी किसी भी अनुपात में, क्या है यहाँ? किसी भी अनुपात में मिला देते हैं, किसी भी रेशियो में मिला देंगे तो वो क्या बनेगा? मिक्सचर बनेगा। मिक्सचर बनेगा। इसमें ये जो है इसके बनने में ऊर्जा परिवर्तन का होना ज़रूरी नहीं है, इसमें ऊर्जा परिवर्तन होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो कंपाउंड था, कंपाउंड में ऊर्जा परिवर्तन होना ज़रूरी है। यौगिक है यानी कंपाउंड बनेगा तो उसमें ऊर्जा का परिवर्तन होना ज़रूरी है। लेकिन मिक्सचर मतलब मिश्रण में ऊर्जा का परिवर्तन होना कोई भी ज़रूरी नहीं है। इसके बनने में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, इसके बनने में किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। इसमें अवयवी पदार्थों का गुण कायम रहते हैं। अवयवी पदार्थ मतलब जो हमने मिलाया है उसमें वो उसके गुण, जैसे हमने ए मिलाए हैं, ए और बी को आपस में मिलाया है तो ए के गुण भी रहेंगे और बी के गुण भी रहेंगे। ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं। मिक्सचर मतलब मिश्रण है, वो दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कौन से होते हैं? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं? ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में गुण, जैसे सांद्रता है, घनत्व है, अपवर्तनांक है, पीएच वैल्यू है, वो क्या रहें? समान रहें, उसे क्या बोलते हैं? समांग मिश्रण बोलते हैं। जैसे नमक है, चीनी का जलीय घोल है, वायु है, मिश्र धातु है, वो क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। और विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग के गुण जैसे सांद्रण है, डेंसिटी घनत्व है, अपवर्तनांक है, पीएच मान है, वो क्या होंगे? अलग अलग होंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? विषमांग मिश्रण बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। अब बारी आई, बारूद में पोटासियम नाइट्रेट होता है, सल्फर होता है, कोयले का चूर्ण होता है। किसमें? बारूद में। किसमें होता है? बारूद में पोटासियम नाइट्रेट होता है, सल्फर होता है और कोयले का चूर्ण होता है। ठीक है। अब देखो, हमने इसके जो वस्तुनिष्ठ है एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं, जो हमने अभी पढ़ा है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में, अब हम निश्चित अनुपात में हमने जो मिलाएंगे तो क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। निश्चित है, मैंने एग्जांपल दिया था H2O का, यानी कि पानी का 2 रेशियो, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 रेशियो हमने एक निश्चित अनुपात में मिलाया तो क्या मिला था? वाटर कंपाउंड मिला था। ठीक है। जब हम निश्चित रेशियो मिलाएंगे तो क्या बनेगा?
यौगिक बनेगा। और दो या दो से अधिक अशुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो हमें मिलेगा तत्व। एक ऑप्शन क्या है? तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा क्या है? मिश्रण। क्या है? मिश्रण। तो क्या मिलेगा हमें? मिश्रण मिलेगा। क्या मिलेगा? मिश्रण मिलेगा। ठीक है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? एक वह तत्व जिसमें धातु के गुण भी पाए जाते हैं और उसे अधातु गुण भी पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उस तत्व में उस तत्व को हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं? उपधातु बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? अधातु होती है और अधातु होने के कारण उसमें चमक पाई जाती है, तो वो कौन सा होता है?